नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने आज कांग्रेस में सेनापति घोषित करने की बहस में एक नया ऐलान कर दिया। हम आपको बताएं कि यहां तक कह दिया गया है उनकी तरफ से कि प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और पार्टी जिसकी घोषणा करेगी वो उसके साथ होंगे। हरीश रावत ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फिर चमोली पहुंचकर इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी अगर प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश को सेनापति बनाती है तो उनके पीछे काम करने को वो तैयार हैं, लेकिन पहले पार्टी अपना सेनापति तय तो करे। हरीश रावत पिछले कुछ दिन से लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात पर अड़े हुए हैं और अब प्रीतम और इंदिरा का नाम लेकर हरीश रावत ने नई बहस खड़ी कर दी है। मैं सेनापति के पीछे और इंदिरा जी भी सेनापति हैं, मोदी चेहरा है चुनाव के, तो मैं उनके पीछे। और लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस बात को लेकर के राज्य की जनता को हक है कि वो जाने कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। बाकी चुनाव सामूहिकता से लड़े जाते, सभी अपना अपना योगदान देंगे, सारे पार्टी। अब आपको बताएं कि चमोली पहुंचने से पहले एक पोस्ट के जरिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी को सुझाव दिया कि प्रीतम और इंदिरा में से किसी का नाम तो सीएम के चेहरे के रूप में आगे किया जाता है तो वो उसका स्वागत करने वाले हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कहते हैं कि पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि 2022 के चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा। पार्टी ने जो फैसला किया है वो सोच समझ कर ही किया होगा। 2002 का चुनाव लड़े, उस समय भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कोई जो है चेहरा नहीं था। 2007 में भी कमोबेश यही स्थिति रही, 2012 में भी यही स्थिति रही और 2022 में जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाए, तो जो उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि उन्होंने सोच समझ करके ही बात कही होगी। तो पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा चुनाव से पहले सेनापति बनाए जाने के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर अब निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के विरोधी बयानों से साफ हो चुका है कांग्रेस गुटों में पूरी तरह से भटक गई है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं बीजेपी पूरी तरह से एकजुट होकर चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर चुकी है। इस समय जो है कि बहुत पार्टी, उनका नेतृत्व एक गंभीर संकट से जूझ रहा है और आपस में जो विश्वास एक राजनीति में होना चाहिए उसकी भी बहुत बड़ी कमी झलकती है। और हरीश रावत जी का ऐसे समय पे बयान आता है जब 2 दिन पहले उनके प्रभारी जी सब कुछ ठीक ठाक है कह के निकलते हैं और 2 दिन के बाद खुल के गुटबाजी सामने आ जाती है। साल 2022 की अगर बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की एक बड़ी परीक्षा इस साल होनी है, यानी सल्ट विधानसभा सीट का उपचुनाव तय करने वाला है। पार्टियों और प्रभारियों की परफॉर्मेंस आखिर कैसी होगी। सल्ट सीट साल 2020 में विधायक सुरेश सिंह जीना के निधन के बाद खाली हुई थी। – 2022 में कौन सरकार बनाएगा ये तय होने में अभी वक्त है, लेकिन सल्ट सीट का उपचुनाव इसी साल होना है और सल्ट का रिजल्ट काफी हद तक साफ कर देगा कि कौन 2022 के लिए कितना तैयार है। यानी सल्ट का उपचुनाव दोनों पार्टियों के अध्यक्षों, प्रभारियों और नेताओं की काबिलियत का इम्तिहान होगा। बीजेपी का दावा है कि 2017 से लेकर अब तक वो 12 चुनाव जीत चुकी है और 13वां भी पार्टी के नाम ही होगा। 12 के 12 उपचुनाव में या पूर्ण चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीती है और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती है। जहां तक पंचायत चुनाव है तो आज तक का सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा। बीजेपी के रिजल्ट और दावों के मुताबिक कांग्रेस के लिए चुनाव बड़ी चुनौती है, लेकिन 2022 की तैयारियों में जुटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को भरोसा है कि सल्ट में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सल्ट का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पूरी मजबूती के साथ सल्ट के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे।
बीजेपी के विधायक सुरेंद्र जीना के निधन के बाद सल्ट सीट खाली हुई है। ऐसे में सरकार के आखिरी साल में होने वाले इस उपचुनाव से भले ही कोई बड़ा फर्क न पड़े, लेकिन दोनों पार्टियां चुनाव कैसे और किस रणनीति से लड़ेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरिद्वार के बहादुराबाद के वात्सल्य वाटिका में स्वामी विवेकानंद जयंती पर हुए कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची और इस दौरान आपको बताएं कि वात्सल्य वाटिका में पढ़ाई कर रहे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई नेताओं के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को पूरा विश्व सम्मान देता है, वो सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। देश भर के युवाओं को स्वामी विवेकानंद की तरह राष्ट्र प्रेम का भाव रखना चाहिए। विवेकानंद जी की जयंती है जिसको पूरा भारत में, पूरा विश्व सम्मान देता है। जो युवाओं के प्रेरक हैं, उनके एक रोल मॉडल है। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी आप सबके माध्यम से कि हर हमारे युवा जो भी है उनको स्वामी विवेकानंद जैसा आदर्श अपनाना चाहिए। अब उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित युवा चेतना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के युवाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि सरकार अगले हफ्ते तक ही यूथ कमीशन के गठन की घोषणा कर देगी। सीएम युवा चेतना दिवस के तहत प्रतिभावान छात्र छात्राओं और युवा उद्यमियों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। सीएम ने चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक युवाओं छात्र छात्राओं की समस्याओं और उनके सुझावों पर गौर किया। सीएम ने युवाओं से अपील की कि वो सरकार को अपने सुझाव दें। अच्छे सुझावों को सरकार अपनी योजनाओं में शामिल करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार की सीमित संभावनाएं हैं, लेकिन स्वरोजगार के क्षेत्र में भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बद्री गाय के घी के प्रमोशन के लिए भी डीएम चमोली की पीठ थपथपाते हुए सीएम ने कहा कि स्थानीय रेसिपी को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। बीजेपी कार्यकर्ता संवाद की बात करेंगे, जिस कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत टनकपुर पहुंचे और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चंपावत विधायक कैलाश गैतोड़ी और कार्यकर्ताओं के साथ रैली करते हुए नजर आए। कार्यक्रम में भगत ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर चुटकी लेते हुए भी नजर आए। देखिए, वो उनके परिवार का मामला, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कैसी है आज, मुझे कोई शब्द इंदिरा जी के लिए कहा, उसके लिए मैंने कह भी दिया, खेद प्रकट कर दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन पता नहीं अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं। विधायक का प्रत्याशी बनने की सोचने वाला व्यक्ति 5 लोगों को लेकर झंडा दिखाता है। 5 लोग, इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार के झबरेड़ा से खबर, जहां से बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने विवादित ऑडियो पर आज सफाई दी है और हम आपको बताएं कि कर्णवाल ने इस पर खेद जताया। कर्णवाल ने कहा कि वो किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे थे। जब एजीएम ने पहचानने से इनकार कर दिया तो गलती से उनके मुंह से गलत शब्द निकल गए। कर्णवाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी को भी इसे लेकर खेद जताया है। उम्मीद है कि पार्टी भी माफ कर देगी। साथ ही आगे से ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की उन्होंने बात कही है। कर्णवाल ने शुगर मिल के एजीएम को अपशब्द कहे थे। आपको बताएं कि देशराज कर्णवाल अक्सर विवादों में रहने वाले विधायक हैं। गुप्ता जी, आप गुप्ता जी बोल रहे हैं ना शुगर मिल से? उन्होंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं देशराज कर्णवाल बोल रहा हूँ। आप आधे घंटा हो गया, बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उन्होंने उकसाया मुझे कि मैं आपको जानता ही नहीं। तो ये बात थी, तो इसलिए मेरा जो शब्दों का वो चयन हुआ है वो गलत हुआ है। वो मेरी पार्टी रीति और नीति के अनुसार नहीं था। उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। तो जल्दी से आपको सुना देते हैं वो ऑडियो जिस पर विवाद हुआ था और कर्णवाल माफी मांग चुके हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। मेरा नंबर नहीं का तुम्हारे पे गुप्ता जी? है जी, मेरा नंबर नहीं का तुम्हारे पे? नहीं, आपका नंबर नहीं है। कौन बोल रहे हैं? क्यों नहीं है मेरा नंबर तुम्हारे पे? और तुम आधा घंटा लगा रहे हो बात करने में। कौन बोल रहे हो भैया? देशराज कर्णवाल बोल रहा। बताओ क्या बात? 20 बार मैंने बता दिया। वही हो क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं नहीं जानता आपको, बताओ। अरे गुप्ता जी बोल रहा है तुम? लक्ष्मी शुगर मिल वाला? हाँ बोल रहा हूँ।
बोल रहा हूँ। तो तेरा बाप भी नहीं जानता, तू क्षेत्रीय विधायक हूँ मैं यहाँ का, तू नहीं जानता मुझे? नहीं, मैं तो जानता हूँ। जाने का मैं आ रहा हूँ, इश्यू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वक्त एक खबर देहरादून से आ रही है। आज रात 12 बजे से रोडवेज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। रोडवेज के संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश भर में बस नहीं चलाने का फैसला किया है। 8 कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। परिवहन निगम के एमडी रणवीर सिंह कह चुके हैं कि बस संचालन बाधित होने और यात्रियों को दिक्कत होने पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन की अब बात करेंगे, जिसको लेकर आज प्रदेश में ड्राई रन हुआ। आज राज्य के 309 सेंटर्स पर ड्राई रन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम साहब ने की। इसके बाद 15 जनवरी को 41 सेंटर्स पर ड्राई रन किया जाएगा और फिर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। शुरू में 87,588 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। 16 तारीख के लिए हम पूर्ण तरह से तैयार हैं। जैसे हमने ड्राई रन शुरू किया है, उसी तरह से हम 16 तारीख के लिए भी पूर्ण तरह से तैयार हैं। और अब आपको जल्दी से प्रदेश की कोरोना अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में आज यानी कि मंगलवार के दिन 184 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 11 मरीज अपनी दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में इस समय एक्टिव केसेस 2600 हैं। देहरादून में आज सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। 89 देहरादून से आए हैं और 43 मामले भी सामने आए हैं जो कि नैनीताल से आए हैं। उत्तराखंड में अब बर्ड फ्लू की जो खबर निकलकर सामने आई है, उस पर आपको अपडेट दे देते हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और अब राज्य में प्रवासी पक्षियों की मौत भी होने लगी है। उधम सिंह नगर में 7 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। रेड किस्चेट पोचार्ड नाम की साइबेरियन प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है और इनके सैंपल्स जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। देहरादून के राजाजी टाइगर रिजर्व में एक जंगली कबूतर मरा हुआ पाया गया है। ये मौत भी बर्ड फ्लू के चलते होने की आशंका पे जताई जा रही है। अब देश में पहली बार टाइगर रिजर्व में पक्षी मरा हुआ पाया गया है। इसका सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। राज्य में आज कुल 78 पक्षियों की मौत हुई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 44 पक्षियों की मौत हुई है। मृत पक्षियों में कौवे, कबूतर, बगुला और उल्लू शामिल हैं। रुड़की के पिरान कलियर में मुर्गियों के मरने की खबर, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की है। शुरुआती वजह बुखार बताई जा रही है। तुरंत मुर्गी पालकों को दवा उपलब्ध कराई गई है। सैंपल जांच के लिए बरेली भेजे गए हैं। पिछले 2 दिन में पिरान कलियर में 20 से ज्यादा मुर्गियों के मरने की खबर है, जिसके बाद सभी पोल्ट्री फार्म को अलर्ट कर दिया गया है। यहां एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शीप एंड बुल बोर्ड के सीईओ पर सांसद मेनका गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सांसद मेनका गांधी ने सीईओ अविनाश आनंद और आर मीनाक्षी सुंदरम पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए। समझती हूँ कि उन्होंने जिन जिन बिंदुओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करी है, उन बिंदुओं को लेकर निश्चित रूप से हर बिंदु पर गहन जांच और परीक्षण कराया जाएगा। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। किसान कानून के समर्थन में आए संगठन सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के लिए एक राय बना रहे हैं। मंगलवार यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कृषि कानून पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश के बाद इंडियन किसान यूनियन ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। कोर्ट में जा रहे हैं और माननीय कोर्ट से आग्रह करेंगे कि हमारी बात भी सुनी जाए, कोई निर्णय देने से पहले। कोटद्वार से खबर, जहां पर 25 दिसंबर को हुई डकैती के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड प्रवीण प्रजापति को यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको यहां जानकारी दे दें, प्रवीण प्रजापति ने ही अपने रिश्तेदार के घर पर डकैती का प्लान बनाया था। पुलिस ने डकैती को अंजाम देने वाले 5 डकैतों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, जिनके पास से 2.5 लाख रुपए नकद, 4 लाख की ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। 25 दिसंबर को सीतापुर इलाके में एक उद्योगपति के घर पर डकैती हुई थी।
और इसी खबर के साथ बुलेटिन में भी इतना ही। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।